देखिए बच्चों, फिजिक्स के क्लास 10 के इस लेक्चर में मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि आपको टोटल में यहाँ से 45 न्यूमेरिकल डेरिवेशन थ्योरी टोटल का सम 45 क्वेश्चन कराऊंगा, जिनको आपको बोर्ड में करके जाना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके क्लास 10 में जो फिजिक्स के 25 मार्क्स हैं उसमें से पूरे के पूरे मार्क्स आपके आएंगे। इतना मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। अब देखिए, दूसरी बात मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अब तक के जितने लेक्चर आपको मैंने कवर कराए, जिसमें से आपके मैंने 10 न्यूमेरिकल कवर कर दिए। कितने न्यूमेरिकल कवर कर दिए भैया? 10। मतलब अब आज के लेक्चर में मैं 5 न्यूमेरिकल्स और कराऊंगा और आपके न्यूमेरिकल्स का टाइप कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इतने न्यूमेरिकल्स को कर लिया, अगर नहीं आ रहा है तो इनको बार बार करिए, फिर भी नहीं आ रहा तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम ग्रुप या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लिख के मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखिए कि अगर आपको फिजिक्स में 25 में 25 चाहिए तो आपको ये 15 न्यूमेरिकल्स बिल्कुल 100% श्योर सॉल्विंग के साथ आने चाहिए। रही बात डेरिवेशन की, तो पिछले लेक्चरों में मैंने आपको 5 डेरिवेशन करा चुका हूं। बाकी जो बचे 5 डेरिवेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे थ्योरी की कि थ्योरी में 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से। अगर आप फिजिक्स में इतना कुछ कवर कर लेते हैं तो आपको 25 में से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस सीरीज में जो बच्चे मुझको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि मैं कितने ही आसान तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन विद डिटेल से समझा रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट ना हो। तो सबसे पहले, अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो या मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करेंगे। अपने फ्रेंड सर्कल में जितना भी आपके साथ 10th का स्टडी कर रहा है या 12th का स्टडी कर रहा है या जेई की कर रहा है या नीट की कर रहा है, उन बच्चों तक मेरा चैनल का लिंक भेजेंगे आप लोग। आप इतना काम करेंगे। इसके बाद जो बच्चे अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो बच्चे मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। अब बात आ गई टेलीग्राम ग्रुप से कहाँ जुड़ेंगे। टेलीग्राम ग्रुप बना है आपका इसी चैनल के नाम से, स्टडी फॉर नॉलेज, ठीक है। या फिर उसकी मैंने जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ जाके आपको उसको कवर कर लेना है। अब चलते हैं आज का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका कुछ इस तरह से है। हाउ मच जूल इन 1 वाट हावर्स। 1 वाट हावर्स में कितने जूल होते हैं ये आपको बताना है। तो हमें पता है, वी नो दैट हम क्या जानते हैं भैया? हम ये जानते हैं कि जो पावर होता है वो किसके बराबर होता है भैया? हीट अथवा वर्क, एक ही चीज होती है। वर्क डिवाइड बाई टाइम के बराबर होता है। आप इनमें से कुछ एक लिखेंगे। इसके बाद अगर यूनिट, पुट द ऑल यूनिट, अगर आपने सब की यूनिट रखी तो पावर की यूनिट होती है वाट, ठीक। हीट या वर्क की यूनिट होती है जूल, और आपके पास हीट और पावर की यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। आपसे पूछा 1 वाट हावर्स किसके बराबर होगा। तो अगर मैं इसको वाट को वाट रहने देता हूँ इक्वल टू जूल को जूल रहने देता हूँ और ऊपर मैं 3600 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी मुझे 3600 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इंटू सेकेंड। क्या ये बनेगा? तो क्या यहाँ से वाट इक्वल टू आप लोग लिख सकते हैं कि ये लिखा है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल, और 3600 सेकेंड को आप लोग क्या बोलते हैं? इसको हावर्स बोलते हो। तो क्या इसको हावर लिख दूं? तो अगर हावर्स को इधर लाओगे तो क्या यहाँ से आपके पास वाट हावर्स इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ जूल आ गया कि नहीं आ गया? तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो 1 वाट हावर्स है, क्या भैया 1 वाट हावर्स वो कितने जूल के बराबर होगा। तो जब आप इसको सही से सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल गया कि 1 वाट हावर्स किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के इक्वल होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इसको अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। ऐसे सवाल मैंने करा चुका हूँ। अभी पिछले ही वीडियो में आपको मैंने 1 किलोवाट हावर्स का डेरिवेशन कराया था। किसका कराया था भैया? 1 किलोवाट हावर्स का। तो आप में से जो बच्चे उस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे उनको पता होगा 1 किलोवाट हावर्स इक्वल टू कितना आया था? 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल आया था, ठीक भैया, इतना आया था। तो अगर आपसे 1 किलोवाट हावर्स पूछ रहा है तो वैल्यू ये होगी, और अगर आपसे
वाट हावर्स की वैल्यू पूछ रहा है तो इतने जूल होगी। इन दोनों वैल्यू को आपको बिल्कुल रट लेना है अच्छी तरह से। ये दोनों वैल्यू आपको विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चन के रटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे वाट आवर्स कितने जूल के बराबर होता है तो 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर होता है। 1 किलो वाट आवर्स किसके बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो ये आपका आज के लेक्चर का पहला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहा। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं चलता हूँ अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में किसी भी पॉइंट पे आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर या मेरे ग्रुप से, टेलीग्राम के ग्रुप से, या इसी वीडियो के कमेंट में अपनी प्रॉब्लम को लिख के उसको सॉल्व करा सकते हैं। ये क्वेश्चन या इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है। आ प्रोटॉन एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2500 न्यूटन एम्पियर मीटर विथ वेलोसिटी 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलरली कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटॉन। ये आपका 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है और 7 मार्क्स का आया था। कितने का आया था भैया 7 मार्क्स का आया था। तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि फिजिक्स के सवाल को आपको सबसे पहले उसको पढ़ना है। पढ़ लिया, इसके बाद आपको दूसरा स्टेप मैंने बताया कि जो कुछ गिवन है उसको आपको लिखना है। तो पहला स्टेप आपने अप्लाई कर लिया, क्वेश्चन को पढ़ा। दूसरा स्टेप आपको मैंने समझाया है कि क्वेश्चन को पढ़ के जो चीजें उनको लिखना है। तो हमको पहली हेडिंग क्या जाना है, स्टेप 2 के अनुसार डालना है गिवन। अब देखिए क्या क्या गिवन है। एक प्रोटॉन इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना, जिसकी आपकी मैग्नेटिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बी दिया है, बी की वैल्यू दी है 2500 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, पहली जानकारी। विथ वेलोसिटी, और आपको वेलोसिटी दी है प्रोटॉन की, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन दिया है, कितना दिया भैया 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके, कैलकुलेट द फोर्स, हमको बताना है फोर्स कितना लगेगा प्रोटॉन पे, ये बताना। अब हमको पता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्या पता है भैया चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये हमको याद है या लर्न होना चाहिए कि वो कितना होता है भैया प्रोटॉन का चार्ज, जिसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इक्वल होता है, बस साइन का अंतर होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है भैया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब हम जानते हैं वी नो डैट, अब इसके लिए ये फार्मूला कितनी बार करा चुका अब तक, मैंने इसका तीसरा या चौथा क्वेश्चन होगा इस फार्मूले पे बेस्ड। एफ इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ध्यान से देखिए। अब इसको खोलोगे तो किस तरह से खुलेगा, क्यू वी वी साइन थीटा, ये सब चीजें मैंने पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ किस तरह से खुल रहा है। अब जब सारी वैल्यू रखोगे, एफ की जगह एफ रहेगा, क्यू की जगह रखोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आ जाएगा। वी की जगह रखोगे तो आपका कितना आ जाएगा, वेलोसिटी है 4 इंटू 10⁵। बी की जगह रखोगे तो 2500, और साइन थीटा को अभी साइन थीटा रहने देते हैं, अभी उसको नहीं रखते हैं, ऐसा होगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या एफ इक्वल टू, इसको देखिए, जब 16 को 4 से मल्टीप्लाई अभी मत करिए, इसको 1.6 ही रहने दीजिए, इंटू ये 10⁻19 को 19 रहने दीजिए, अभी इसको भी मत छेड़िए। अब देखिए 2500 से अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका कितना बन जाएगा भैया 10,000 बन जाएगा। कितना बन जाएगा भैया 10,000 बन जाएगा, 10,000 बनेगा, 10,000 बन जाएगा इंटू 10⁵। क्या ये होगा भैया, और यहाँ पे साइन थीटा चल ही रहा है। क्या अब कल के दिन अगर आप ये 1.6 को 1.6 ही रहने दो, इसको 10⁻⁻19 कर दो, और इसको क्या 10⁴ लिखा जा सकता है इंटू 10⁵ साइन थीटा। बोलिए यहाँ तक अगर कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ तक आपने लिखे। अब देखिए सवाल में बोला गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वो एक दूसरे कैसे भैया परपेंडिकुलर, और ये जो एंगल रखते हैं वो एंगल कहाँ का होता है, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एंगल बिटवीन बी मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी 90 डिग्री दिया है, क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है। क्या बोला भैया परपेंडिकुलर बोला है, तो थीटा आपका यहाँ से कितना हो जाएगा भैया 90 डिग्री। अब जब इसको पुट करोगे तो एफ इक्वल टू क्या है यहाँ से 1.6 इंटू 10⁻⁻19,
अब ये दोनों प्लस की पावर है तो ये आपस में जुड़ जाएंगी, तो क्या इसको आप लोग 10 की पावर 9 लिख सकते हो और साइन थीटा की जगह साइन 90 रख दोगे। ये लीजिए, यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत हो। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 में 10 की पावर प्लस की 9 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ बचेगा 10 की पावर -10। साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है तो यहाँ हो जाएगा 1। तो फोर्स आपका कितना आ जाएगा भैया, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 माइनस का 10 न्यूटन। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, समझ लीजिए। इस तरह के जो क्वेश्चन है इस फार्मूले पे बेस्ड, फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी पे जितने बेस्ड सवाल है अब तक मैंने 3 से 4 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। तो सोचिए इस फार्मूले को आपको तो बिल्कुल रट के जाना है और कैसे लगेगा। अब एक क्वेश्चन हो तो एक, दो हो तो दो, तीन तीन चार चार क्वेश्चन मैंने एक ही फार्मूले कराए हैं। अगर इसके बाद भी आपका क्वेश्चन बोर्ड में छूट के आ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि आपने किस तरह से प्रिपरेशन की है। ठीक, लिख लिया इसको भैया अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, फोर्स पूछा था आपका निकल आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। देखिए भैया अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, आ करंट ऑफ 20 एम्पियर इज फ्लोइंग इन लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कंडक्टर। ठीक है, आपको क्या बताना है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। मैंने आपको बताया सवाल एक बार पढ़िए, इसके बाद गिवन लिखिए क्या क्या दिया है। पहला पॉइंट आपको दिया है आ करंट ऑफ 20 एम्पियर, जो करंट है वो कितनी है, आई की वैल्यू दी है 20 एम्पियर आपको क्वेश्चन में। फ्लोइंग आ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है एक कंडक्टर पे जा रही है। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमको बी बताना है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी बताना है। डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, कहाँ पे बताना, एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, मतलब जो आर है डिस्टेंस वो 10 सेंटीमीटर का बोला गया। आर मान लीजिए या इसको एल बोल दीजिए, जो डिस्टेंस है वो बोला है 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो एक स्ट्रेट वायर है, ये लीजिए एक स्ट्रेट वायर हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें करंट आई फ्लो हो रही तो फ्लो हो गई। अब बोला इस स्ट्रेट वायर से कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पे भैया, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट पी है। यहाँ पे आपको, और ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी हुई है 10 सेंटीमीटर है, आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। यहाँ पे आपको क्या बताना है भैया, मैग्नेटिक फील्ड को बताना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी। तो देखिए एक बात याद रखिएगा, जब भी आपको इस तरह की वायर दी हो, स्ट्रेट हो या इरेगुलर वायर हो और इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो अगर इस कंडक्टर से आर दूरी पे, कहाँ पे भैया, आर डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो हमेशा फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई डिवाइड बाई आर। इस फार्मूले को आप याद रखिए, जब भी आपको किसी स्ट्रेट वायर से कुछ डिस्टेंस पे जाकर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो हमेशा फार्मूला लगाओगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई डिवाइड बाई आर। इस फार्मूले को आप रख लीजिए पूरी तरह से। चलते हैं अब इस न्यूमेरिकल की तरफ, देखिए ये फार्मूला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रख लीजिए। देखिए भैया, तो अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट वायर का ही केस है तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे, वी नो डैट क्या जानते हैं भैया, वी नो डैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पी पॉइंट पे कितनी होगी भैया, स्ट्रेट वायर है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई डिवाइड बाई आर होगी। ओके, अब हमसे मैग्नेटिक फील्ड ही पूछा है तो बीपी पे बताना है, तो हमको जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 7। आप याद रखना कि इतने पूरे की वैल्यू होती है आपके पास कितनी, 10 की पावर -7। तो यहाँ पे आपने रख दिया 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू आई को बोला है 20 एम्पियर तो यहाँ रख दिया 20 डिवाइड बाई आर बोला है 10 सेंटीमीटर, तो आर को हमेशा मीटर में रखते हैं, इसको हमेशा किस में रखते हुए, मीटर में। तो ये सेंटीमीटर में है तो जब मीटर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो ये मीटर में चला गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या यहाँ से 4 इंटू 10 की पावर -6 ऊपर बनेगा और नीचे बन जाएगा 10 की पावर -1। तो जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -5। ठीक, तो यहाँ से बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई स्ट्रेट वायर के कारण, हो जाएगी भैया 4 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन।
मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी मैंने फोर्स की यूनिट लिख दी, वेबर पर मीटर स्क्वायर। कितनी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड भैया यहाँ पे? वेबर पर मीटर स्क्वायर। देख लीजिए भैया आप इस सवाल को भी अच्छी तरह से। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आएगा। ये नए टाइप का सवाल है, इसका फार्मूला बिल्कुल रट लेना कि अगर स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है तो वहाँ पे फार्मूला हमेशा लगेगा म्यू नॉट अपॉन 4π2I डिवाइड बाई आर। यहाँ पे आर हमेशा मीटर में रखना है, आर हमेशा किस में रखना है? मीटर में। बाकी देख लीजिए इस सवाल को, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, अगर आपको इन सवालों से काफ़ी हेल्प मिल रही है बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि मुझको भी थोड़ा सा पोटेंशियल मिलता रहे। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की, जो कि कुछ इस तरह से दिया है कि आ पर्सन कैन सी क्लियरली नियर ऑब्जेक्ट। कोई व्यक्ति है जो कि नज़दीक की वस्तुओं को बिल्कुल क्लियर देख रहा है, एंड सी कैन नॉट सी क्लियरली ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम 2 मीटर। और अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर अवे है, मतलब 2 मीटर से ज़्यादा दूर रखा हुआ है, तो उसको क्लियरली देख नहीं पा रहा। तो व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज नेसेसरी इन स्पेक्टलेस एंड फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। इस डिफेक्ट के कारण या इस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए उसको अपनी आंखों में किस लेंस का यूज करना पड़ेगा, या किस तरह का लेंस लगाना होगा, या किस तरह का चश्मा लगाना होगा, और उसके चश्मे का पावर क्या होगा, और उस चश्मे का क्या भैया पावर क्या होगा। लेंस का मतलब पावर, क्योंकि चश्मा ही तो लगाएगा ह्यूमन बॉडी, और तो कुछ करेगा नहीं। तो आपसे यही बोला है कि एक पर्सन है जिसको पास की चीज़ें बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई दे रही हैं, पर दूर की चीज़ें उसको अगर 2 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे कोई वस्तु रखी तो उसको साफ नहीं दिखाई देती। तो बताइए उसको आंखों में कौन सा चश्मा लगाया जाए जिससे वो दूर रखी चीज़ों को साफ साफ देख सके। जब किसी व्यक्ति को दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती हैं पर पास की चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं, तो उस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मायोपिया। उसको क्या बोलते हैं भैया हम सब लोग? उसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं। उस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया याद रखना, अगर किसी व्यक्ति को पास की चीज़ें साफ दिखाई दे रही पर दूर की चीज़ें साफ नहीं दिखाई दे रही, तो उसकी आंखों में जो डिफेक्ट है उस डिफेक्ट को क्या नाम दोगे? मायोपिया दोगे। उस डिफेक्ट का क्या नाम होगा? मायोपिया। अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो मायोपिया का जो डिफेक्ट होता है वो किसके द्वारा, किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, तो उसको देखते हैं हम लोग। देखिए भैया, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड by using convex lens। इस डिफेक्ट को खत्म करने के लिए हमको आंखों में कौन सा लेंस यूज करना होता है? बाय कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। इस बात को याद रखना। तो ह्यूमन बॉडी के आंखों में जो लेंस पड़ेगा उसका टाइप्स कैसा होगा, किस तरह का लेंस डालना पड़ेगा? बाई कॉन्वेक्स लेंस को डालेंगे आप लोग। अगली चीज क्या है उसको मैं मायोपिया वाला भी लिख देता हूं। द आइज डिफेक्ट इन विच a person cannot see object beyond near point अथवा फार पॉइंट, फॉर ऑब्जेक्ट या फार पॉइंट, बट कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड मायोपिया। इज कॉल्ड मायोपिया। तो ये डिफेक्ट हो गया कि जब आपके आंखों में क्या होता है कि आपको पास की चीज़ें तो साफ साफ दिखाई देती हैं पर दूर की चीज़ें, आपको दूर जो रखा ऑब्जेक्ट है वो अच्छी तरह से साफ साफ दिखाई नहीं देता, क्लियर दिखाई नहीं देता है। तो आप उस डिफेक्ट को क्या नाम देते हो? मायोपिया। और मायोपिया के डिफेक्ट को
कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए ह्यूमन बॉडी में कौन सा लेंस यूज किया जाता है भैया? बाई कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है, बायो कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। अब इसका अगला पार्ट आपसे बोला है कि पावर बता दीजिए लेंस का कितना होगा। हमको पता है कि पावर का फार्मूला क्या होता है, थर्ड पार्ट क्या है, केस सेकंड की अगर बात करें तो आपसे पूछा है पावर ऑफ लेंस। क्या पूछा भैया आपसे? उन्होंने पावर ऑफ लेंस पूछा है। तो पावर ऑफ लेंस कितना होगा? तो देखिए अगर हम पावर ऑफ लेंस की बात करें तो हमको पता है वी नो डेट पावर ऑफ लेंस किसके बराबर होता है? पावर इक्वल टू होता है 1/4 फोकल लेंथ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1/4 फोकल लेंथ के बराबर होता है। तो पावर इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ कितनी दी भैया? इसमें देखिए 2 मीटर दी है। कितनी दी भैया? 2 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, और हमेशा फोकल लेंथ को पावर के फार्मूले में मीटर में रखते हैं। तो जब आप इसको लिखोगे 2 मीटर, और ये जो किए जो लेंस है वो है बायो कॉन्वेक्स लेंस है। बायो कॉन्वेक्स लेंस में याद रखिएगा फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होती है, तो यहाँ निगेटिव का रखोगे -2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? -0.5, और पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। ठीक भैया, ये आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन मैंने आज की क्लास के करा दिए। अभी लास्ट क्वेश्चन आपको और करा रहा हूँ, फिर आपका यहाँ से न्यूमेरिकल का पार्ट खत्म हो जाएगा। केवल इतने ही न्यूमेरिकल आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करके जाने हैं। देखिए आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मान के आप चलिए। देखिए बोला गया एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 30 सेंटीमीटर, कैलकुलेट पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो पहला काम गिवन क्या क्या दिया है? ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर हाई, मतलब आपको दी गई है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है। क्या दिया गया भैया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको आप लोग HI से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट है तो HO से रिप्रेजेंट करोगे, और इसकी वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर। पहला काम देख लीजिए। फिर आपसे बोला गया है एट प्लेस्ड एट फोकस, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा गया है? फोकस पे रखा गया है। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, क्योंकि लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको आप लोग U बोलते हो, और उसकी वैल्यू उसने बोल दी है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस पे रखा हुआ है। तो फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस कितना हो जाएगा भैया? फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो निगेटिव होता है, तो F इक्वल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। यहाँ तक देख लीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो इसको बिट साइन लिख दिया। अब उसने बोला है कि आप कैलकुलेट करिए पोजीशन इमेज की, और क्या लिख बताइए भैया? साइज ऑफ इमेज बताइए। तो हमको बताना है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, जिसको आप लोग HI से रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और बताना पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या है कि इमेज लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा। तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस। लेंस और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं आप लोग पोजीशन। तो V से रिप्रेजेंट करते हैं, V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये फाइंड हमको करना है। फिर आप क्या करेंगे? देखिए हम लोग जानते क्या है, नो डेट अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, या यूज लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला जो आपके लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए होता है वो कितना होता है भैया? कॉनकेव लेंस के लिए 1/F इक्वल टू 1/V माइनस का 1/U। ये होता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपके पास। कॉनकेव लेंस के लिए, ये किसके लिए भैया? कॉनकेव लेंस के लिए, फॉर कॉनकेव लेंस। तो ये फार्मूला हो गया आपके पास। अब इसमें सारी वैल्यू रखिए। फोकस की वैल्यू आपके पास -30, तो यहाँ -30 रख दिया। 1/U को इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का 1/U इक्वल टू 1/V हो जाएगा। ध्यान देखिए, तो 1/V इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का 1/30 माइनस का 1/, और U को हमेशा निगेटिव में रखते हैं तो यहाँ रखोगे तो वो भी -30 हो जाएगा। अब क्या ये 1/V इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइड बाई 30 बनेगा, जिसको आप कल के दिन लिख सकते हो -2/30। तो क्या यहाँ से आपका 1/V इक्वल टू माइनस का 1/15 बनेगा।
तो v इक्वल टू माइनस का 15 आपका आएगा आंसर या नहीं आएगा? 15 सेंटीमीटर। इसको देख लीजिए पहले अच्छी तरह से। ये आ गया, ओके। तो अब आगे यहाँ तक लिख लिया ना, चलते हैं आगे भैया। अब आगे क्या है, और सॉरी देखिए जो इमेज माइनस का 50 लिखा है ना, बिल्कुल सही है, ओके हो रहा है। देखिए भैया आगे, अब आप नीचे क्या लिखोगे, इमेज इज फॉर्मेट एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, जो कि पूछा था, ये हो गया। केस सेकंड में आपसे पूछा है, देखिए साइज ऑफ इमेज पूछी है। क्या पूछा भैया? साइज ऑफ इमेज। तो अब आगे चलते हैं हम लोग साइज ऑफ इमेज के लिए। तो साइज ऑफ इमेज निकालना है, तो केस सेकंड में हमको जो निकालना है वो है साइज ऑफ इमेज। क्या निकालना है भैया? साइज ऑफ इमेज को निकालना है, साइज ऑफ इमेज को निकालना है। तो अगर आपको साइज ऑफ इमेज निकालना है तो आप क्या जानते हैं भैया साइज ऑफ इमेज को, कि जो मैग्नीफिकेशन होता है वो किसके बराबर होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। और इसी का दूसरा फार्मूला होता है माइनस का v अपॉन यू। क्या होता है फार्मूला भैया? माइनस का v अपॉन यू। तो अगर हम लोग इनको एच आई हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इक्वल कर दे पोजीशन ऑफ इमेज डिवाइड बाई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, क्या ये फार्मूला बनेगा? अब अगर हम लोग एच आई को एच आई यहाँ रखते हैं, क्या इसको कल के दिन ये भी लिखा जा सकता है? अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट ऑल वैल्यूज। जब सारी वैल्यू पुट करोगे तो देखना ध्यान से भैया, एच आई इक्वल टू वी की जगह माइनस का 15 रख दोगे, ये लीजिए माइनस माइनस इसको 15 कर देगा प्लस का, ठीक, प्लस का कर देगा। और इसके बाद u की जब वैल्यू रखोगे तो u की वैल्यू आपके पास कितनी आई थी भैया? 30। तो यहाँ पे 30 रख दोगे। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब रखोगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको सवाल में कितना दिया भैया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर, तो इसको यहाँ लिख दोगे 3 सेंटीमीटर। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा भैया? 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गई भैया? हाइट ऑफ इमेज हो गई, ठीक है। तब नीचे क्या लिखोगे? हाइट ऑफ इमेज इज 1.5 सेंटीमीटर, ठीक, यहाँ तक। अब देखिए आगे, हाइट जो है वो आपकी पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब क्या है? इमेज वर्चुअल है। इमेज कैसी भैया? वर्चुअल है। इमेज फॉर्मेट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक, डिमिनिश्ड। तो आपका यहाँ से ये हो गया कि जो इमेज बनेगी, तो हाइट जो आई है वो आपकी पॉजिटिव आई, इसका मतलब जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, एंड कैसी होगी भैया? डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी साइज में। तो ये आपका टोटल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसको देख लीजिए, अगर कहीं डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। अब आपको देखिए, अगर इस वीडियो की इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की जो सीरीज मैंने अभी तक चलाई थी उसको मैंने आपके टोटल 3 लेक्चर में कवर कर दिए हैं। तो बोर्ड पेपर देने से पहले इन तीनों लेक्चर को अच्छी तरह से देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन पे आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप उसको मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप पे, या फिर मेरे इस कमेंट बॉक्स पे, कहीं पे भी आप उसको डिस्कशन कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों पर, जो बच्चे 11th 12th 9th में हैं उन तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।